रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार जिस तरीके से सत्ता को लेकर बात हो रही है, तो आज हम मेरठ के जो सत्ता का केंद्र बिंदु रहता है, जहां पे ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स और तमाम लोग आते हैं, और सत्ता का एक बड़ा केंद्र सर्किट हाउस को माना जाता है। मेरठ के सर्किट हाउस पे हैं और यहाँ पे आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के चुनाव को लेकर। मेरठ में जिस प्रकार से 26 अप्रैल को अरुण गोविल जो भाजपा उम्मीदवार थे, उनके चुनाव को लेकर क्या रणनीति रही, भाजपा वालों के क्या एजेंडे रहे और किस तरीके से जीत के आंकड़े बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से चुनाव हुए, तमाम पक्ष विपक्ष का आरोप भी लगा, अरुण गोविल को बाहरी बताया गया, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने एस्टेब्लिश किया कि नहीं, उनका बर्थ प्लेस मेरठ है, लिहाजा वो मेरठ के ही हैं। तमाम मुद्दों को लेकर, शहर के मुद्दों को लेकर, रणनीति को लेकर, चुनाव प्रचार हुए उसको लेकर, उनके अंदर वो अनुभव कैसे रहे चुनाव प्रचार को लेकर। मेरठ में एक यूथ चेहरा है भाजपा के पास, जो 24 घंटे यूँ तो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे रात के 2 बजे फ़ोन कर लें या दिन के 2 बजे कर लें या सुबह के 6 बजे कर लें, तमाम चीज़ों को लेकर उनके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि लगातार यूथ के लिए और मेरठ की जनमानस के लिए खड़े रहते हैं। भाजपा के फायर ब्रांड यूथ चेहरा हम दीपक शर्मा से रूबरू। कैसे दीपक जी? बढ़िया, आप अच्छे हैं? बस बढ़िया। आज सोचा सर्किट हाउस पे मिलें और सर्किट हाउस पे आपका इंटरव्यू लिया जाए। जिस तरीके से लगातार रोजाना खबर आपको कवर करता ही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम जो चुनाव को लेकर पर चर्चा दौर जारी रखे हैं, आपने बहुत मेहनत की, लगातार हम देखते रहे, छापते भी रहे। इन तमाम मेहनत के बीच अब रिजल्ट आने का वक्त है। हालांकि अब तीसरे फेज़ का भी चुनाव हो गया है, अब 4 फेज़ और बचे हैं। ऐसे में क्या रणनीति रहेगी? हम वॉक इन इंटरव्यू करेंगे, टहलते हुए इंटरव्यू करेंगे सर्किट हाउस से। तो सवाल ये है, पहला सवाल कि जिस तरीके से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल को मेरठ में लॉन्च किया गया, उस बारे में सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर उनकी जन्मभूमि मेरठ है और जिस प्रकार से मोदी जी ने उनको भेजा है, तो ये बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है मेरठ के प्रत्येक नागरिक की। और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने काम किया है, जिस प्रकार से राम जन्मभूमि में रामलला प्रतिष्ठित हुए हैं, जिस प्रकार से धारा 370 हटाई गई है, या उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति है, नौजवानों को रोजगार मिला है, माता बहनों को सुरक्षा मिली है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज़बरदस्त काम हुआ है। आप मेरठ को अगर धुरी माने तो हम मेरठ को चारों ओर से देखें। आप सर्किट हाउस को केंद्र मानिए। आपके पीछे मवाना रोड है, तो मेरठ से पौड़ी मार्ग एक्सप्रेस हाईवे, मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, मेरठ से सोनीपत एक्सप्रेस हाईवे, मेरठ से गढ़ एक्सप्रेस हाईवे, मेरठ से बुलंदशहर एक्सप्रेस हाईवे और तो और एक बड़ा एक्सप्रेस हाईवे जिसको बहुत कम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। 750 किलोमीटर की दूरी जो मेरठ से प्रयागराज के लिए एक्सप्रेस हाईवे दिया है। तो आप जब इस तरीके के काम होते हैं तो निश्चित तौर पर अरुण गोविल भी जीतेंगे और अब की बार मोदी सरकार 400 पार। अच्छा, एक चीज़ और सवाल, जब अरुण गोविल के मुद्दे पर बात हो रही है तो हम बातचीत टहलते हुए बातचीत करेंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से अरुण गोविल पहले फेज में आए, तो उनकी रणनीति और नीति को लेकर तमाम बातें हुई, फिर बाहरी बताने जाने लगा, फिर चुनाव हुए। सबसे पहले बताइए कि चुनाव में आपकी भूमिका क्या थी और आपने किस तरीके से कितने इलाके को फोकस किया और आपकी रणनीति क्या थी? देखिए, मैं निश्चित तौर पर मेरठ शहर के बिल्कुल केंद्र में रहता हूं, जो पुराना ओल्ड सिटी कहलाता है और जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी मिश्रित रूप से रहती है और शहर विधानसभा कहलाती है। उस क्षेत्र में मैंने मुस्लिमों का रुझान भी देखा और हिंदुओं का भी रुझान देखा। 2014 में जो परिवर्तन हमने देखा कि मोदी जी को जिस प्रकार से लोगों ने स्वीकार किया, वो जो लहर अब तक चलती थी, वो मुझे महसूस हुआ कि वो सुनामी के अंदर तब्दील हुई है। पहली बार जो 14 का अनुभव था वो 19 में अनुभव हुआ, अब 24 में अनुभव किया कि लोग अपनी स्वेच्छा से वोट डाल रहे हैं और पक्ष में वोट डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मतदान हुआ है वो भाजपा के पक्ष में हुआ है। और अरुण गोविल जी जो लोग आरोप लगा रहे हैं बाहरी है, ऐसा मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से शालीनता के साथ उनका चेहरा था, जो सरलता उनके ऊपर, जो भाव उनके साथ थे, जिस प्रकार से वो लोगों की मुस्कुराहट बिखेर रहे थे। देखिए, होता क्या है, लोकसभा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, सही बात है, और क्षेत्र को कवर करना होता है। सच में अगर आपके क्षेत्र से अगर भाजपा का प्रत्याशी ना निकले तो आपको भी निराशा होगी कि यार हमारे यहाँ तो आए ही नहीं। तो उतने बड़े क्षेत्र को कवर करना, तो मुख्य बाजारों को कवर करते हुए शहर के अच्छे सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों को, जो हर जाति विशेष के मुख्य लोग हैं उनको, जो धार्मिक गुरु हैं उनको, जो अच्छे से अच्छे लोग हैं, और जिस प्रकार का जो माहौल बनाते हुए जनसंपर्क किया
बिल्कुल, लगातार जब इंटरव्यूज का दौर आजकल चलता है तो लोगों के विपक्ष के अंदर एक बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है कि इस पत्रकार ने भाजपा वालों से कुछ ऐसे सवाल नहीं किए जो घुमाने वाला हो। सवाल ये है कि जो सवाल है तो सवाल है, क्या आपको लगता है कि अरुण गोविल के सब कुछ होने के बाद लास्ट मोमेंट में एक ट्वीट ने ये साबित करने की कोशिश की, हालांकि वो ट्वीट डिलीट हो गया, क्या आप मानते हैं कि अंतर विरोध था भाजपा में और अरुण गोविल इससे खींचे हुए थे? देखिए क्या होता है विभूति भैया, मैं आपको बताता हूँ। आप एक बड़े अखबार में मतलब आपका अपना एक सिस्टम है और बहुत सारा स्टाफ आप हैंडल करते हैं, आप अपने ऑफिस भी हैंडल करते हैं और पूरे देश में आप पत्रकारिता करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब 5 व्यक्तियों का एक परिवार होता है तो हम उनको भी अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। ये बात जरूरी नहीं है कि हर आदमी मेरे हिसाब से चले, अगर मैं परिवार का मुखिया भी हूँ। मोदी जी आज पूरा देश संभाल लें तो निश्चित नहीं है, ये बात अलग है कि उनसे संतुष्ट लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। तो ऐसे भी लोग हैं जो विरोध में हैं, आज विपक्ष उसी की भूमिका निभाता है। तो कुछ लोगों को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट लग जाता है, कई बार हो सकता है उनका कोई ऑब्जर्वेशन रहा होगा, लेकिन ओवरऑल जो बात हुई है, जो पार्टी से संदेश गया या जो संगठन की रचना रही है या संगठन के जो बड़े लोगों ने कहा भी है कि हमें पार्टी कहीं और चुनाव प्रचार में लगा रही है। अब सवाल मुद्दे पे आते हैं, क्या लगता है कि इस बार नैया कितने आंकड़े से पार कर रहे हैं आप लोग? क्या जीत हार का अभी तो जीत हार का समीकरण लगा लिया होगा, क्या लगता है कि समीकरण में कहाँ फिट बैठ रहे हैं? और 1 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी मेरठ की सीट जीतेगी। अच्छा, मेरठ हापुड़ सपा का दावा है कि हम 1 लाख सीट से जीतेंगे। दावा तो कोई भी कुछ था, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन हमारे साथ रहा और भाजपा से दलित भी नाराज थे और तमाम लोग नाराज थे, इस वजह से वो समीकरण बिठा रहे हैं। विभूति जी, मैं आपकी बात की प्रशंसा करता हूं, आपका सवाल भी वाजिब है, लेकिन आप एक बात समझिए, ये वो समाजवादी पार्टी है जिसने 12 से 17 में अखिलेश यादव ने राज किया और जो उदाहरण दिया 12 से 17 के बीच का, जो जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर कायम हुआ। आप भी पत्रकारिता करते हैं और आप अपने अखबार में रोज लिखते हैं। आप ये बताइए कि लूट की घटना, हत्या की घटना, डकैती की घटना, 90% छीना झपटी की घटना 10% परिवर्तन है। ये तो भाजपा का परिवर्तन है ना। अब भाजपा के अंदर तो योगी जी भी है, मोदी जी भी है, अमित शाह जी हैं और जितने भी नेता हैं, मैं भी हूँ, आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी हैं या अन्य मैनेजमेंट है, वो सब भाजपा का है। तो कहीं पर कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, सब अपनी अपनी विशेषता से, अपनी योग्यता से 100% काम कर रहे हैं और आज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है। और इसी के बूते हम दावा करते हैं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व जो आज पूरा राष्ट्र मोदी जी को देख रहा है, पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड की निगाह मोदी जी के ऊपर है। तो ऐसा नेतृत्व, इतना शक्तिशाली नेतृत्व जब हमको मिला है तो हम बिल्कुल निराश नहीं होने देंगे। तो माना जाए कि भाजपा में कोई गुटबाजी जैसी कोई बात थी नहीं, छोटी मोटी बात हो जाती है। मैंने आपसे कहा ना, परिवार में विवाद नहीं होता। अच्छा, आप बताइए कि पति पत्नी में भी विवाद हो जाता है। तो ये तो इतना बड़ा परिवार है और वो सब चीजें हमारे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं और जहां पर प्यार है वहीं पर टकरार भी है, अगर टकरार नहीं है तो फिर प्यार भी नहीं है। तो आप बहुत जगह गए होंगे चुनाव प्रचार करने, कुछ यादगार ऐसी चीज बताइए जहां पे आप गए, कुछ फेस करने को मिला हो, लोगों ने आपसे कुछ ग्रीवांसेस रखी हो या कुछ एक यादगार पल चुनाव प्रचार के दौरान हम आपसे इंटरव्यू नहीं ले पाए। तो क्या आप यूथ, एक मेरठ में एक भाजपा की तरफ से एक बड़े यूथ चेहरा हैं, इसमें कोई सवाल और जवाब नहीं है। कई फ़ोन हम जब आपके पास 1 घंटे बैठते हैं तो समझते हैं 1 घंटे में करीब करीब सैकड़ों फ़ोन आ जाते हैं। सबको खुश करने की बड़ी रीति और नीति और रणनीति रहती है। ऐसे में चेहरे पर मुस्कान भी रहता है, थकान भी रहता है। अभी भी प्रतापपुर कहाँ से मीटिंग अटेंड कर सर्किट हाउस में भागे हुए आए। मतलब सवाल ये है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान अपने आप को तैयार किया और किन चीज़ों को फेस किया, किन किन मुद्दों पर बाहरी फेस भी करना पड़ा वो कुछ चीज़ें? देखिए, मैंने जो अब तक अनुभव किया, मेरे को कई सारी जनसभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में वक्ता के रूप में बोलने की जो संगठन ने अवसर दिया था और मैंने बहुत सारी नुक्कड़ सभाओं में बोला भी। जनसंपर्क में भी मेरा बहुत सारा काफ़ी काम था। लाभार्थी संपर्क अभियान जो मोदी जी और केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, जिसमें आपने देखा कि हमने बहुत सारे लोगों को जिनको मकान नहीं था, जिनका कच्चा मकान था, जिनके ऊपर छत नहीं थी, कड़ियों की टपकता मकान था, उन लोगों को मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए का ऋण दिया। उनको सरकार ने मकान बनाने का अवसर दिया। मोदी जी ने लाखों लोगों के मकान बनवाए। ऐसे लगभग 4 करोड़ जो पूरे भारत में लोग हैं उनको नए मकान दिए। अगर आप मेरठ की ही बात करें तो बहुत सारे शौचालय, पूरे मेरठ इंडिया की बात करें तो 11 करोड़ शौचालय। और अगर आप देखें तो जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे थे, आप मान लीजिए जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो फाउंडर मेंबर है, जिनके द्वारा राजनीति भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई, उनका एक लक्ष्य था अंत्योदय। अंत्योदय यानी कि जो निचले पायदान पे जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जिस दिन उसको सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मिलेगा, उस दिन इस भारत को श्रेष्ठ बनने का जो सपना है वो साकार होगा। और मोदी जी ने उसको बढ़ाया, विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई। आपने देखा होगा, उन्होंने प्रण लिया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने
करने का। तो आपने देखा होगा कि डोर टू डोर भाजपा की गाड़ियां गई, जहां आयुष्मान कार्ड नहीं थे उन लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए, जहां उज्ज्वला गैस के कनेक्शन नहीं थे उन लोगों को अप्लाई करा गया, जिन लोगों के बन चुके थे उनको वितरित किया गया, लोगों को कच्चे से पक्के मकान बनवाए गए, उनको सर्टिफिकेट दिए गए, लोगों को 81 करोड़ पूरे देश के लोगों को अन्न योजना के द्वारा अन्न दिया गया, कोविड की वैक्सीनेशन दी गई, आयुष्मान का 5 लाख रुपए का दिया गया और बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए गए, शौचालय मुफ्त दिए गए। तो मैं जिन सभाओं में गया, मैंने उन एरियो में भी भ्रमण किया, तो सच में देखिए एक्सेप्शनल अपवाद तो मैं नहीं कहता कि 100% हम बहुत सेलेक्ट हैं, एक आध जगह कुछ छोटी मोटी बात रही हो तो रही हो, लेकिन आम जनमानस आज इस पहल से और मोदी जी के कार्य से 100% संतुष्ट है। और उस विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए योगी जी ने जो योगदान दिया है उत्तर प्रदेश के लिए, वो पूरा भारत का इतिहास उत्तर प्रदेश की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। मेरा दावा है ये समय स्वर्णिम अवसर में लिखा जाएगा और इतिहास इसको याद रखेगा सदा सदा के लिए। आपने जो बातें कही उसमें एक बातें आ गई और उसी का अभी सुर्खियों चल रहा है, चूंकि यूथ चेहरा है और आप लोग कोई बात नहीं, जो बातें हैं कोविड शील्ड को लेकर कुछ बातें आई तो हमने डॉक्टरों का इंटरव्यू भी चलाया, सबने कहा 6 महीने के बाद असर खत्म हो जाता है कोई जिसका अगर वैक्सीनेशन का। अब ये मुद्दा चुनाव के बीच आने का एज ए यूथ चेहरा आप क्या मानते हैं? देखिए आपने देखा, आपने डॉक्टरों से सलाह ली, आपने पूछा कि इसका अमेरिका के भी डॉक्टर का भी इंटरव्यू मैंने आया ना, मैंने भी पढ़ा था आपका, वो देखा भी था। देखिए किसी भी वैक्सीनेशन का इतने समय का एक अंतर होता है और ये एक भ्रामक प्रचार मोदी जी को दिखाने के लिए। आप देखिए कि जिस देश में संसाधनों की कमी, 75 साल कांग्रेस ने राज किया लेकिन अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बना पाए, संसाधन नहीं बना पाए, वेंटिलेटर नहीं दे पाए, आईसीयू नहीं दे पाए, अच्छी सुविधाएं एम्बुलेंस नहीं दे पाए, उस चरमराती हुई व्यवस्था को मोदी जी ने संभाला। विभूति जी आप इस बात को देखिए कि आपने उस समय की भी कवरिंग की थी, मैं भी था और आप भी थे, आपने वो भी देखा था कि कोविड काल में आपने इतने बड़े सवाल खड़े किए, पब्लिक के सवाल भी खड़े किए, पहले रोजाना खबर नहीं जी इसको प्रमुखता से उठाया था। तो उस सवाल को खड़ा किया, करारा सवाल था, चरमराती व्यवस्था पर घातक प्रहार था। और उसके बाद फिर ऐसा नहीं कि भाजपा का कार्यकर्ता घर में घुसा हो, मैं आपके सामने एक प्रमाण हूं, आप इस बात के साक्षी हैं कि मेडिकल कॉलेज में, आज मेरे चैनल पर डला हुआ है, मेडिकल कॉलेज में हमने अनवरत भोजन की व्यवस्था चलाई लास्ट 2-3 महीने बाद तक जी, उस कोविड डिपार्टमेंट के बाद चलाई थी। एक भाजपा का ही कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता था, जब कोई पार्टी का आदमी देख नहीं रहा था बाहर सड़क पर निकलकर, तब भाजपा का कार्यकर्ता समाज की और लोगों की सेवा कर रहा था, भोजन बांट रहा था, ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट करा रहा था और पूरी रात संघर्ष किया। और अब देखिए ये तो व्यवस्था हो गई। और दूसरी व्यवस्था पे जिस पे हम बात कर रहे थे, अगर हम बात करें शमशान घाट की, तो वहां पर जलने के लिए लोगों के स्थान की भी जगह नहीं बची थी, लोगों के क्रियाक्रम, अंतिम क्रियाक्रम भी सड़कों पर कराने पड़े थे। क्या आप सोच सकते हैं अगर ये वैक्सीनेशन मोदी जी के योगदान पे ना हुआ होता, इस गुड गवर्नेंस और गुड कमांड के उस पे ना हुआ होता, तो इस देश की क्या व्यवस्था होती? टाइमिंग को लेकर कुछ सोचते हैं? टाइमिंग चुनाव के एन वक्त पे और ब्रिटेन से इस बात को निकलना कुछ सक जाता है, मतलब बेबाक बातचीत क्या टाइमिंग को ये चुनाव के बीच ये आप देखिए कि 4 साल लगभग कोविड को हो गए हैं। हाँ, और ये टाइमिंग जो है और अब चुनाव चल रहा है। हाँ। और अब इस तरीके का स्टेटमेंट आना और उसको चिल्ला कर कहना, क्या उन नेताओं ने, मैं आपके पास मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और ओवैसीउद्दीन ओवैसी या जितने भी विपक्ष के बड़े नेता थे, सबने वैक्सीनेशन लगाई। भगवान की कृपा है सब सकुशल है और ईश्वर करे सब सकुशल रहे। बिल्कुल सभी सकुशल रहे। और लगातार जिस तरीके से टाइमिंग को बात हुई, दीपक शर्मा शहर में बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आप आने वाले सांसद से शहर में, चूंकि आप पैदाइश मेरठ के हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट पे आप काम देखना चाहते हैं और क्या दिल में आपके इरादे हैं कि मेरठ शहर को ये होना चाहिए? मेरठ शहर में देखिए, वैसे तो जो मेरा अपना अनुभव है, यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए अगर आपने देखा हो तो जो एक बहुत पुरानी एक व्यवस्था थी, लिंक रोड की एक डिमांड थी, उस लिंक रोड की डिमांड को उन्होंने पूरा किया और एक्सेप्शनल मोड पे जाके पूरा किया। आपने देखा हो कि मेरठ छतरीवाला पीर से लेकर अगर किशन नगर तक एक नई सड़क बनाकर 26 करोड़ का प्रोजेक्ट है। या जिस प्रकार से अभी हमें जो जरूरत है उस पर आदरणीय हमारे सभी नेतागण, सब लोग लगे, पूरा संगठन लगे, यहाँ हमारे को हवाई उड़ान और बहुत जल्दी से उड़ने का यहाँ के नागरिकों को अवसर मिले, हवाई यात्रा का अवसर मिले। एयरपोर्ट को पंख नहीं लग रहा, हाँ, वो थोड़ा सा उसमें अभी और काम चल रहा है। किलोमीटर का दायरा मैं समझ पा रहा हूँ कि मुरादाबाद और जेवर पास में होने की वजह से कुछ किलोमीटर का दायरा उसमें आ रहा है। उस पे वर्किंग चल रही है। लक्ष्मीकांत, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई थी जी। तो जल्दी अवसर मिले और मेरठ का नागरिक उस हवाई यात्रा को करे और बड़ा प्रसन्न हो। और यहाँ से व्यापारिक लोगों की, जिस प्रकार से मेरठ एक हब है, देखिए स्पोर्ट्स का हब है,
मेरठ में कैंचियों का हब है, मेरठ में कपड़े का बैंड बाजा कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है, बैंड बाजे का बड़ा व्यापार है, हैंडलूम की बड़ी बड़ी यूनिट्स यहाँ पर है। लेकिन अब जिस प्रकार से चल रहा है, अब यहाँ से व्यापार और बढ़े, यहाँ के लोगों को बहुत बड़े लेवल पे बाहर जाने का अवसर मिले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम मिले, जो अभी ऑल इंडिया हो रहा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड हो। तो ऐसी मैं आकांक्षा करता हूँ नए सांसद जी से कि लोगों को बिल्कुल चुनाव इंटरव्यू के तौर पर जिस तरीके से फायर ब्रांड चेहरा मेरठ के, महानगर के, मेरठ जिले के और तमाम जो उत्तर प्रदेश के यूथ आइकन के रूप में दीपक शर्मा का लगातार इंटरव्यू जारी है। सवाल ये है कि मेरठ में ट्रैफिक को लेकर बहुत प्रॉब्लम है और अरुण गोविल ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं जब सांसद बना, दैनिक जागरण के मंच पर उन्होंने कहा है कि मैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कैंसरस है। क्या आप मानते हैं कि अब समय आ गया है, बेगम पुल पर, हापुड़ अड्डे पर कम से कम 3 लेयर फ्लाईओवर होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल समय आ गया है। यहाँ पर हमें ये चुनौती भी है, मेरठ की चरमराती जो ट्रैफिक व्यवस्था है, यहाँ पर हमें इस प्रकार की 3 लेयर लाइन चाहिए। कुछ हमें यहाँ पर जो पुल हैं उनके निर्माण चाहिए, कुछ बाईपासेस जैसी व्यवस्था है, जैसे अगर हम चाहें तो बच्चा पार्क से एक एलिवेटेड रोड दें जो सीधा दिल्ली रोड पर चली जाए, और बहुत सारी चीजें जिसमें हमें किसी का अधिग्रहण भी मेरठ में भी कमी महसूस बहुत शिद्दत की जा रही है। बस ये थोड़ी सी कमी है, क्योंकि हमने बाहर तो ठीक कर दिया, भीड़ अंदर आके अब फंस जा रही है। तो अभी जैसे कुछ एलिवेटेड रोड अगर हमें मिल जाएं, जैसे मेरे अपने नेतागणों से जैसे बात हुई, अमित अग्रवाल जी से बात हुई, या अमित अग्रवाल भी बहुत लगे हुए हैं और लगातार प्रयास जारी है उनका, अमित अग्रवाल का भी। जी है ना। तो महानगर अध्यक्ष जी से भी बात हुई, ऋतुराज जैन जी से भी, वाजपेयी जी से भी बात हुई, तो यहाँ अन्य और नेताओं से भी बात हुई। तो जिस प्रकार से काम चल रहा है, मुझे लगता है कि अगले कुछ समय में हमें कुछ एलिवेटेड रोड देखने के लिए मिलेंगी और जो लगभग 90% ट्रैफिक की जो समस्या है उसका निदान करेंगे। 2 सवाल और चलते चलते फाइनल। हाँ, तमाम लोगों को चेहरे में खुशी कैसे दे पाते हैं? रात के 12 बजे भी थाने, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कैसे मैनेज करते हैं? एक भगवान की बड़ी कृपा है और मैं सदर बाजार काली मां मंदिर आप रोज जाते हैं? ये मैं उनका धन्यवाद देता हूँ माता रानी का, और आप जैसे भाइयों से मैं एनर्जी लेता हूँ। आप लोगों का प्यार है, सहयोग है, और देखिए अब हर आदमी का अपना अपना काम करने का एक तरीका होता है। मुझे सच में जब मेरे को 10-20 लोग कॉल करते हैं और मैं किसी की समस्या का समाधान कर पाता हूँ या मैं किसी के लिए कुछ कर पाता हूँ, तो मुझे आत्मसंतोष होता है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे इस लायक बनाओ कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। बिल्कुल। आयुष्मान वार्ड मेडिकल कॉलेज में मरीज त्राही कर रहे थे, उसमें से एक मरीज ने रोजाना खबर संपर्क किया, हमने खबर चलाई, आधे घंटे में वो स्वर्ग से सुंदर वार्ड हो गया। प्रिंसिपल डॉक्टर आर सी गुप्ता को बार बार सैल्यूट करता हूं और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अच्छा काम किए। रोजाना खबर देखकर आधे घंटे में वार्ड पहुंच गए, वहां से फोटो भी मेरे पास आया और सारे वार्ड को साफ सुथरा कर दिया। चलते चलते यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं मेरठ के यूथ को? मेरठ के यूथ से संपर्क में निवेदन करता हूं कि देखिए क्या है, जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, हम अगर राजनीति में डायरेक्ट भी नहीं आना चाहते तो हम सामाजिक दृष्टिकोण से किसी न किसी प्रकार से समाज की हेल्प कर सकते हैं, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, बेसहाराओं की मदद कर सकते हैं, जो पशु हैं, जो पक्षियाँ हैं, गर्मी का मौसम है, उनके लिए पानी और जल की व्यवस्था कर सकते हैं। छोटे छोटे हमारे जो काम करके, प्रयोग करके हम एक बड़ा आत्मसंतोष और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जागरूक रहने का समय है। देखिए जिस प्रकार से पोलिंग परसेंटेज इस बार कम हुआ, उस बार दुखद है, लेकिन मैं 64 से 59 पे आगे टिक गया। तो यूथ का ये बड़ा रोल होना चाहिए। हम जिस प्रकार से लगते हैं, जैसे कि किसी ने कहा कि अगर आप भाग नहीं सकते तो आप चलिए, चल नहीं सकते तो रहेंगे, लेकिन आप निरंतर प्रयास कीजिए कि अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो निरंतर प्रयास करते रहिए। दीपक शर्मा जी से लगातार इंटरव्यू जारी रखेंगे। बड़े लंबे समय के बाद आपका इंटरव्यू हुआ और रोजाना खबर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पे सीधी बात में आप सर्किट हाउस पे हमसे जुड़े और ये जनता, मेरठ की जनता बताएगी कि इंटरव्यू कैसा रहा। आप कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक निवेदन और है, एक 12 तारीख को एक रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। मेरा ऑफिस है श्री गिरिराज जी एसोसिएट्स पर, ईवी चौराहे पर। आपकी और आपकी पूरी टीम, और अगर कोई रक्तदान करना चाहता है तो उसका मैं आभारी रहूंगा, उसका स्वागत है। बिल्कुल, मैं भी रक्तदान करूंगा। आज मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि रोजाना खबर की तरफ से मैं मैनेजिंग एडिटर विभूति रस्तोई खुद रक्त देगा और लोगों को प्रेरित भी करेगा आपसे बात करने के लिए। ये है कि जिस तरीके से सीधी बात, बिना लाग लपेट के तमाम चीज़ों को लेकर रोजाना खबर जाना जाता है, आज हमारे इस मंच पे सीधी बात पर जुड़े मेरठ के फायर ब्रांड नेता दीपक शर्मा, यूथ आइकन के तौर पे जाने जाते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। सीधी बात, कोविड के वैक्सीन का मामला हो या चुनाव के आंकड़े का मामला हो, और जिस तरीके से अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया का मामला हो, सवाल भी किए गए और जवाब भी दिए गए। सवाल है कि जब तक आप जगेंगे नहीं तो जगाने वाला कौन होगा? तो दीपक शर्मा आपके लिए मेरठ में एक यूथ चेहरा जरूर बनेगा। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।